नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है। ऐसे में जनता टीवी की आपसे अपील, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए और पहले मतदान, उसके बाद जलपान। विधानसभा का दंगल चल रहा है और आज अगर नहीं तो फिर 5 साल बिल्कुल भी आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे और जवाब आपका प्रतिनिधि आपको नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं होगा। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गजों की साख इस चरण पे दांव पर है। और अब आपको ये बता दें कि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से पूर्वांचल शिफ्ट हो चुके हैं और छठा और सातवां चरण, यानी कि ये जो अंतिम 2 चरण है, ये बीजेपी समेत तमाम जो दल हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तो चुनावों के नतीजों की घोषणा 10 मार्च को होगी। छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर शामिल है। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। तो इस बीच बस्ती से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बस्ती के रुदौली में 309 बूथ संख्या पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी की है। रुदौली की बूथ संख्या 309, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। सपा ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी साझा करी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सपा ने ट्वीट करते हुए, जैसा कि सपा हमेशा से ही करती आई है, बस्ती की रुदौली में 309 बूथ संख्या बताई जा रही है जिस पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम मशीन खराब हो जाने की वजह से अभी तक वोटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो इस बीच गोरखपुर के खजनी में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 67 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। अभी तक यहां पर मतदान शुरू नहीं हो सका है। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करी कि साहब, हम घरों से तो वोटरों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो वोट ही नहीं कास्ट कर सकेंगे तो उनकी मेहनत का, उनकी जागरूकता का क्या परिणाम है। तो खजनी, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण अभी तक मतदान शुरू नहीं हो सका है। सपा ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है। गोरखपुर के खजनी में अभी तक नहीं स्टार्ट हो सकी है वोटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई, और दूसरी खबर गोरखपुर की खजनी से, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कुशीनगर से मेरे सहयोगी तौकीर किदवई, जो लगातार वोटिंग पर नजर बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अंबेडकर नगर से कुलदीप तिवारी, साथ में गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ में, लेकिन इस देवरिया से लाल बाबू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए कुशीनगर यानी कि तौकीर का रुख सबसे पहले करते हैं। तौकीर, आप लगातार हर चरण में लगभग हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड पर आपको तासीर समझ में आ रही होगी।
कुशीनगर की तासीर क्या कहती है, क्योंकि अब चुनाव जो है वो पूरी तरीके से उसका कोर पूर्वांचल हो चला है। हाँ देखिए, अगर कुशीनगर की बात होगी तो जाहिर तौर पर यहाँ पे कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, बिल्कुल। पटना से विधायक रहे हैं हमेशा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे और अब की बार उन्होंने फाजिल नगर चुना है क्योंकि पटरौना में आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को पटरौना से टिकट दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में इस बार मैदान में। फाजिल नगर में खास बात है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इलियास अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन की बार जब टिकट कटा स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से तो वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और वहां से टिकट पर अब मैदान में है। तो फिलहाल ये दो लोग ऐसे और सुरेंद्र कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कहलाते हैं वो भी यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का मुकाबला कर रहे हैं। तो फिलहाल तीन ऐसे लोग हैं जिनके बीच में चुनाव समीकरण नजर आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके यहाँ पर्सनली हमला भी हुआ था गाड़ियों पर, वो टूटी हुई गाड़ियां भी हमने यहाँ पर देखी है, नजर आया। और इस वक्त हम जानते हैं, ये तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का वही आवास है जहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य रुके हुए हैं और अभी कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलने वाले हैं और अलग अलग जगहों पर जाएंगे। उन्होंने और जो भी विधानसभा में जो पोलिंग स्टेशन है वहां का जायजा लेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके पक्ष में कि लोग मतदान कैसे कर रहे हैं। और खास बात है कि अभी सुबह से ही जो तस्वीरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जैसा भी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग चरणों में ईवीएम जो खबरें आती थी वो फिलहाल फाजिल नगर से भी आई हैं। दो ऐसे बूथ थे जहां पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी समय पहले ही वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन आधा घंटा करीब समय लग गया वहां पर को दुरुस्त करने में। फिलहाल फाजिल नगर में अभी और चुनावी समीकरण बदलेंगे क्योंकि जब जनता निकलेगी जनता ने क्या राय बनाई है। लेकिन पूर्वांचल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के समीकरण को समझना होगा कि यहाँ पर ओबीसी और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसका एक बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी वोटर्स को देखते हुए ही कई से बड़े चेहरे थे जिसको अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया, चाहे स्वयं मौर्य हो, प्रकाश राज हो। तो फिलहाल ऐसे अब लोग पूर्वांचल अब वो अपने बैठ को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी 7वां चरण है उसमें भी यही समीकरण नजर आ रहा है। फिलहाल छठे चरण में कई ऐसे जिले हैं जिसमें कुशीनगर भी है, गोरखपुर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है। तो अभी देखना होगा कि उन जिलों में भी कई ऐसे दिग्गज नेता जिनकी किस्मत दांव पर है। जयप्रकाश हैं, जय प्रताप हैं, खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, सतीश द्विवेदी हैं जो शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसे कई दिग्गज हैं। अभी कुशीनगर में ही हम दूसरी सीट की बात करें तमकुही राज, यहाँ पर अजय कुमार लल्लू हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, किस्मत दांव पर लगी हुई है ठीक फिलहाल। है, ठीक है। तो आखिर समय आपके पास पहुंचूंगी तो पडरौना और फाजिल नगर का डिफरेंस समझना आपसे चाहूंगी, क्योंकि और भी तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है कि पहले पडरौना से लड़ा करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट जो है वो शिफ्ट कर ली है और फाजिल नगर आ गए हैं। तो फाजिल नगर में जो मौर्य समुदाय है, हालांकि बाहुल्यता मौर्य समुदाय की यहाँ पर है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि ये बाहर ही है। इस तरीके की भी निकल करके खबरें सामने आ रही हैं। तो ग्राउंड पर आपको क्या महसूस हुआ, ये मेरा आपसे सवाल जब मैं आपके पास लौटूंगी होगा। इस बीच देवरिया से लाल बाबू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लाल बाबू, इस तरीके की खबर मिल रही है कि मीडिया कर्मियों को मतदान केंद्रों पर एंटर करने से रोका जा रहा है। देखिए यहाँ पे सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई है और तभी तक आए यहाँ पे आकर ये उन्होंने कहा कि 2 मीटर की दूरी पर है, यहाँ कंजेस्टेड एरिया है जो शहर माना जाता है, फूड भी बगल में ही है, कम 100 मीटर की दूरी पर सारी चीजें हैं। देखिए क्यों उनको आते ही वहाँ मीडिया कर्मियों को रोका गया, वहाँ दूसरों को दिखाने से रोका गया और वहाँ पे जो भी मशीनें हैं जो लाइटें नहीं है उसको दिखाने से रोका गया है। जो व्यवस्थाएं वहाँ नहीं हो पाई है जिसे दिखाया जा रहा था तो वहीं पर रोक दिए मीडिया कर्मियों को, धक्का देकर हटा दिया गया। यह विधानसभा देवरिया का मामला है जो बूथ संख्या 28 का ये मामला आप बता रहे हैं, लेकिन देवरिया में और भी इम्पोर्टेंट सीट्स आती हैं। लाल बाबू, शलम मणि त्रिपाठी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया सदर की अगर बात कर ली जाए, पथरेवा सीट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से समीकरण क्या कह रहे हैं? मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है, प्रशासनिक अमला क्या कह रहा है इस बारे में कि मीडिया कर्मियों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे कि दिग्गजों की जो सीट है उस पर समीकरण कैसे नजर आ रहा है? जो विधानसभा सीट है बहुत हैवी सीट मानी जाती है। बहुत यहाँ कद्दावर है, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी और कृषि मंत्री वहाँ दाव आजमा रहे हैं। यहाँ पूर्व में साकिब अली के पुत्र भी सब बस से वहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये अहम सीट मानी जा रही
जो कि यहाँ पे कट्टर नेताओं का यहाँ पर ये जो है लगा हुआ है, और यहाँ पे बताने की सिर्फ नियत नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किनके पक्ष में कितनी पड़ रहे हैं, कहना यहाँ नामुमकिन है। और यहाँ पे बताने की व्यवस्थाएं सब तो शुरू की गई है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं आपको कि ये सीट बड़ी ही दिलचस्प की लड़ाई पसदेवा विधानसभा मानी जा रही है। ठीक है, बहुत ही दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है, ये कहना है जो संवाददाता लाल बाबू जुड़े इनका। इनसे हम देवरिया के समीकरण पर भी बातचीत करेंगे कि त्रिपाठी क्या कुछ उनके रंग और लबुलबाब देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर की कैसी तस्वीरें हैं कुलदीप? अम्बेडकर नगर की अगर हम की बात कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर से निकले हैं और कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुलदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। कुलदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, दो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं अम्बेडकर नगर क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए। वैसे तो पूरा पूर्वांचल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अम्बेडकर नगर में विशेष अकबरपुर पर मेरा फोकस है, और साथ में कटेरी कटेरी जहां पर अवधेश द्विवेदी है निषाद पार्टी से, लालजी वर्मा जो कि बीजेपी का दामन छोड़ करके वो आए समाजवादी पार्टी में। ये दोनों सीटों का समीकरण कैसा है? क्योंकि दोनों जो बाहरी व्यक्ति रहे समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ उतारा है, लेकिन क्या जनता उनको स्वीकार कर पा रही है क्या? कटेरी विधानसभा की लड़ाई जो है त्रिकोण है, क्योंकि यहाँ के नेता लालजी वर्मा जो बसपा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और वो सपा से इस समय प्रत्याशी है विधानसभा से, तो लेकर और हमारे जो है भाजपा के सहयोगी दल पार्टी के अवधेश द्विवेदी भाजपा से है, बसपा से ऋषिकेश पांडे प्रतीक पांडे जी है। कटेरी विधानसभा की लड़ाई त्रिकोण है, और यहाँ पे दो प्रमुख चेहरे उतरे हुए हैं कटेरी विधानसभा से, तो यहाँ पे मतदान करने के लिए जो मतदाता आ रहे हैं तो ये नहीं डिसाइड नहीं हो रहा कि किसको मतदान कर रहे हैं, और यहाँ का अभी नहीं आ पा रहा है कुछ। ठीक है, गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुभाष का रुख करेंगे। सुभाष, गोरखपुर हर लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल की शुरुआत, या यूं कह सकते हैं कि पूर्वांचल लीग एक तरीके से या तो काशी से होता है या तो फिर गोरखपुर से होता है। गोरखपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीएम का गढ़ है ये, और ऐसे में उनकी साख भी दांव लगी हुई है। ग्राउंड पर क्या लबुलबाब समझ में आ रहा है आप वोटर्स का? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी इसी विधानसभा किया है, और यहाँ एक मीडिया ब्रीफिंग किया है। आपको बता दें गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2017 में 8 पर बीजेपी ने कब्जा हासिल किया था, और एक चिल्लू पर विधानसभा क्षेत्र था जहाँ से हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय तिवारी जो रहे थे, और पूर्व मंत्री बसपा के जो पहले बसपा में थे राजनीतिक पार्टी उनके सामने थे। और दूसरी बात, विनय शंकर तिवारी ने चिल्लू पार से बसपा के बीच हासिल की थी। इसमें आपको बता दें कि टोटल 9 क्षेत्र 9 विधानसभा से 8 बीजेपी का था, और समाजवादी पार्टी का जो है एक खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार जो है समीकरण बिल्कुल बदले हुए, नेक टू लड़ाई है। और आपको बता दें कि मंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सदर क्षेत्र है उसको छोड़कर 8 पे जो है लड़ाई है, जिसमें समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा क्षेत्र तरीके से जो है नेक टू नेक लड़ाई है, एकदम बराबरी की लड़ाई है। कहीं ना कहीं जो ये ग्रामीण क्षेत्र है गोरखपुर का, जहाँ पे जो है विजय बहादुर यादव पहले बीजेपी से विधायक रहे हैं, एमएलए रहे हैं, लेकिन 2017 में जो है उन्होंने छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिया था, और वो बीजेपी के विपिन सिंह से हार गए। इस बार विपिन सिंह के सामने है, और उनकी लड़ाई जो है सीधी विजय बहादुर यादव और बीजेपी में पूरी तरीके से लड़ाई है, क्योंकि ये मुस्लिम और निषाद दलित यहाँ पे ठीक है सुभाष, मेरा कुछ विशेष सीटों पर आपसे कम्युनिकेशन होगा, जिसकी से सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम गोरखपुर शहर सीट की, जहाँ योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। शुभावती शुक्ला
कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करी है। कहा जाता है कि शुभावती शुक्ला जो है वो योगी आदित्यनाथ के जो करीबी हमेशा से हैं, उनकी पत्नी है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के opposite शुभावती शुक्ला को खड़ा करना कुछ हद तक वोटों को कम करने में या जीत के मार्जिन को कम करने में सहयोगी होगा? क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति काम आएगी? पूजा आपको बता दें कि उपेंद्र यहाँ पे कई पदों पे रहे हैं, तो बीजेपी जो है 40 जो उन्होंने जो है बीजेपी में योगदान किया है और बीजेपी में लगातार संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन बता दें कि 2012 की चुनाव एक उपचुनाव हुआ था खुड़ीराम से, जिसमें जो उपेंद्र शुक्ला ने जो है बीजेपी छोड़ करके और निर्दल वहाँ पे लड़ सकती, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी खटास शुरू हो गई थी। उसके बाद से जो है एक सदर से भी जो है लोकसभा सीट पर जो है पिछली बार जो है जब चुनाव हुआ था, एक उपचुनाव हुआ था जिसमें जब सीएम बन गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद वो सीट खाली हो गई थी। जो है यहाँ पे चुनाव को बीजेपी से शुक्ला को टिकट मिला था, लेकिन शुक्ला जो है वो निषाद पार्टी से हार गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है उनको फिर बाद में ब्रेन हेमरेज हो गया और बीमार थे और लखनऊ में बाकी जो बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके घर का इनके घर वालों का आरोप है, खासतौर से उनके लड़कों का आरोप है कि एक बार भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको देखने नहीं गए या बीजेपी से जो है पूरी तरीके से जो है किनारी कर दिया गया। जिसके समाजवादी पार्टी जब उनके मीडिया में बयान आने लगा तो समाजवादी पार्टी ने एक दांव खेला और उनको जो है बुला के समाजवादी पार्टी का ज्वाइन किया और वहां से टिकट दे दिया। लेकिन आपको बता दें कि सदर क्षेत्र में जो है कायस्थ ज्यादा वोटर हैं, उसके बाद जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वोटर के बाद जो है अन्य कैसे हैं और तमाम जो है जातियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सदर की जो समीकरण होती है से होती है और वहाँ पे कहीं जो है 20,000 मुस्लिम है लगभग, तो मुस्लिमों की या अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या काफी कम है। कायस्थ और बनिया और आपको बता दें कि जो है पूरे समीकरण करते हैं और जहाँ तक कि बता करीब 32 सालों से सदर विधानसभा क्षेत्र जो है ये बीजेपी के कब्जे में रहा है। और आपको बता दूं कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं सीट जो है ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत से जीतेंगे। जी बिल्कुल। और सीएम की जब बात हो रही है तो यही वजह थी सुभाष, मेरा सवाल आपसे तौर पर ये नहीं था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जीतेंगे हारेंगे, क्योंकि सीएम अगर लड़ाया जा रहा है तो सेफेस्ट डिसीजन होती है। चलिए कैंपियरगंज की मैं बात आपसे करूँ कि सुभाष कैंपियरगंज के क्या समीकरण है वो समझना चाहेंगे, क्योंकि फतेह बहादुर वर्सेस काजल निषाद, ये जो इस तरीके का समीकरण बैठ रहा है, फिर चाहे मैं इस सीट की चंद्रकांत निषाद की बात कर लूं या फिर सुकेंद्र निषाद, देखिए तीन निषादों को खड़ा किया गया है। उनके ऑपोजिट में फतेह बहादुर जो कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। क्या ये तीन निषाद मिलकर फतेह बहादुर की जीत का मार्जिन कम कर पाएंगे या फिर काजल निषाद जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ वो टक्कर दे पाएंगे फतेह बहादुर को? जी बिल्कुल पूजा, बता दें आपको कि फतेह बहादुर सिंह जो है पूर्व मंत्री बहादुर सिंह के सुपुत्र रहे हैं और ये कैंपियरगंज का जो सीट रहा है वो लगातार जो है वहाँ से वीर बहादुर सिंह भी जीतते चले आए हैं। फतेह बहादुर सिंह जो है 5 बार लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले बसपा में थे, बसपा में गए, अब इस समय वो बीजेपी में जो है बीजेपी से पिछली बार भी विधायक रहे और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है पकड़ मजबूत है उस क्षेत्र में। और काजल निषाद जो है बाहर से आई, तो ये बाहर का जो है उनका संख्या जो लगा हुआ है ये बाहरी है। अब काजल पिछली बार भी 2017 में जो है यहाँ कांग्रेस जो है चुनाव लड़ी ग्रामीण क्षेत्र से जो हार गई थी, इस बार वो समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा है और समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पकड़ है जो काबिज रहे हैं कैंपियरगंज है, तो कहीं ना कहीं इनकी पकड़ अभी भी मजबूत दिख रही है। ठीक है, आप तमाम लोग हमारे साथ में बने रहिए और हमारे साथ में सुभाष लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष, जब मैं वापस आऊंगी आपके पास तो मेरा सवाल चिल्लू पार को लेकर के आपसे होगा कि चिल्लू पार की मौजूदा समीकरण क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि चिल्लू पार भी बेहद इंपॉर्टेंट सीट है। राजेश त्रिपाठी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बस थोड़ा सा ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार का लगातार जारी। विधानसभा का दंगल, जनता टीवी की नजर जो है वो बदस्तूर
है। हमारी आपसे जाती अपील कि घरों से निकल के वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ।